आज हम इन्फेंट एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेंसी क्या है, इन्फेंट किसे कहते हैं, चाइल्ड किसे कहते हैं, और जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन के बारे में भी हम सीखेंगे कि बच्चों का न्यूट्रिशन कौन सा है, बच्चों को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए। इन्फेंसी इज ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, infant grows and develop far more rapidly than any other time in their life. एक बच्चा जब 1 साल के पीरियड में होता है तो उस समय वो बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ करता है, और उस 1 साल के पीरियड में वो जो ग्रो करता है, जो डेवलप्ड होता है, वो बहुत ही तेजी से होता है। इसका मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक शरीर की ग्रोथ और दिमाग का विकास इस साल में बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें तो यहां पर शरीर के साइज में बदलाव देखते हैं, चेंजेस इन द बॉडी साइज। जब आप साइज में बदलाव की बात करते हैं तो वेट जो होता है एक बच्चे का वो इंक्रीज होता है। और अगर एक नॉर्मल तरीके से अगर पूछा जाए कि अगर एक बच्चे का जो एवरेज बर्थ वेट होता है तो वो 2.5 किलो से लेके लगभग 3 किलो तक होता है। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होगा तो 2.5 से 3 किलो का वो होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल एवरेज वेट है। ही गेन्स अ वेट एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 ग्राम्स पर डे फॉर फर्स्ट 3 मंथ। हर रोज 25 से 30 ग्राम पर डे जो होगा उस बच्चे का वेट बढ़ेगा, क्योंकि वो बच्चा फूड खा रहा है। एन इन्फेंट यूजुअली डबल हिज बर्थ वेट बाय द एज ऑफ 5 मंथ। और जब वो बच्चा 5 महीने का हो जाएगा तो जो उसका वजन बर्थ के समय था उन 5 महीनों में वो वजन दुगना हो जाएगा। ये वजन के बारे में है कि अगर आप चेंजेस की बात करेंगे तो बच्चे का जो वजन होता है वो जो बर्थ के समय पर होता है 5 महीने बाद वो वजन दुगना हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चे की लेंथ के ऊपर, लेंथ और बेबी का हाइट। एक बच्चा अगर हम बर्थ के समय पे बात करें तो वो 50 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई होती है, 60 सेंटीमीटर वो 3 महीनों में हो जाता है, और 9 महीने तक वो 70 सेंटीमीटर का हो जाता है। 1 साल का होते होते 75 सेंटीमीटर का वो हो जाता है। तो ये एक लेंथ है, एक हाइट है जो हमें देखने को मिलती है। हेड सर्कमफेरेंसेस की बात करें, चेस्ट सर्कमफेरेंसेस की बात करें कि शरीर जो है वो हेड कितना हो जाएगा, चेस्ट एरिया कितना होगा, तो हेड की अगर बात करते हैं तो 35 सेंटीमीटर बर्थ में होता है, 1 साल तक होते होते वो 40 सेंटीमीटर तक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर चेस्ट सर्कमफेरेंसेस की बात करें तो वो 3 सेंटीमीटर कम होता है हेड सर्कमफेरेंसेस के जो उसके बर्थ में होता है। अगर हम कहते हैं कि हेड सर्कमफेरेंसेस एट बर्थ 35 है तो फिर चेस्ट सर्कमफेरेंसेस कितना होगा, -3 यानी कि 32 क्या हो जाएगा, चेस्ट सर्कमफेरेंसेस हो जाएगा। वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं चेंजेस इन जीआईटी सिस्टम। आखिर जीआईटी सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे। अगर आप बात करते हैं एक फुल टर्म बेबी, बच्चा पूरा 9 महीने का बन चुका है, तो उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होता है कि वो सिंपल तरीके से प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे ग्रो होता है वैसे वैसे उसके अंदर एक एबिलिटी डाइजेशन की इंप्रूव होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के दौरान जैसे ही हम लोग उसे महीनों की लाइफ में देखते हैं तो फिल्ट्रेशन रेट जो होता है किडनी के अंदर वो पहले कम होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो डिफिकल्टीज उस समय महसूस कर रहा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ जाता है। दैट चाइल्ड finds it difficult to excrete a high concentration of the solute। जो पानी या जो लिक्विड बॉडी में है उस बच्चे के शुरुआती दौर में वो उसे ठीक से एक्सक्रीट नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो 1 साल का होने लगता है सारे किडनी के फंक्शंस और उनकी कैपेसिटीज पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। अगर हम लोग मेंटली डेवलपमेंट की बात करें तो मेंटली डेवलपमेंट की बात करें
तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे मेंटली डेवलपमेंट भी बढ़ने लगता है, ब्रेन सेल्स भी बढ़ने लगती हैं। 5 से 6 महीने के अंदर अच्छे तरीके से बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। अगर हम फीडिंग की बात करें कि बच्चा जब दूध पिएगा तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, तो ऐसे केस में हम मैच्योरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम को समझते हैं कि एक मैच्योरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या है। पर्टिकुलरली जब हम वन कंट्रोलिंग मसल्स कोऑर्डिनेशन bring about the changes in the feeding behavior. At birth, the baby is able to coordinate like a sucking, swallowing and breathing. Sucking, swallowing and breathing. बर्थ में जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके अंदर ये क्षमता आने लगती है कि वो कोऑर्डिनेट करे कि अब उसे सक करना है, क्या उसे स्वेलो करना है, ब्रीथिंग क्या होती है। 3 महीने तक आते आते द बेबी सक विद द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द टंग। 3 महीने में बच्चा टंग के माध्यम से सक करना शुरू कर देता है। शुरुआती दौर पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करना सीख रहा है, वो सीख रहा है बाय बर्थ कि कैसे सक किया जाता है, स्वेलो किया जाता है। लेकिन 3 महीने तक आते आते वो समझ जाता है और वो टंग के माध्यम से दूध को पीने लगता है। बाय द 3 to 4 month, जैसे बच्चा 3 से 4 महीने का होगा तुरंत टंग मूवमेंट चेंज होगी और चाइल्ड स्वेलो करना सीखेगा और 6 महीने तक वो चबाना भी सीख जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस होंगे जो फीडिंग के दौरान हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट एंड द फीडिंग पैटर्न की, कि आखिर डाइट क्या है, फीडिंग पैटर्न क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। तो बच्चे का सबसे पहले फूड कौन सा होता है, जिसे आप मदर फूड बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। वो होता है कोलेस्ट्रम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दूध होता है। ये एक मैच्योर गिफ्ट होता है उस बच्चे के लिए जिसमें जो मदर से नरिशमेंट होता है वो बच्चा ले लेता है। यानी कि माँ का दूध बच्चे को नरिशमेंट भी करता है, नरिश्ड करता है, पालता है, पोषण देता है। डॉक्यूमेंटेशन ये बताता है कि अगर कोई बच्चा माँ का दूध पीता है तो शुरुआत के 6 महीनों में वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग के एविडेंस देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज नेचुरल मेथड जिसे बोलते हैं, बच्चा आसान भाषा में ब्रेस्ट फीड करता है। बहुत ही नेचुरल तरीका होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, और ये एक नेचुरल फीड है जिसमें माँ और बच्चे का अटैचमेंट होता है। बच्चे के अंदर एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। बहुत ज्यादा बेनिफिट है एज अ नेचुरल तरीके से। अगर ब्रेस्ट मिल्क जो है नेचुरली हम करें और उसे एक टेलर के रूप में बनाए बच्चे के लिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो प्रोवाइड होता है, लगभग उसमें सभी न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चे के लिए, एडिक्वेट मात्रा में बच्चे को दिया जाता है। इसके अंदर एडिक्वेट मात्रा में फैट होगा। इसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोवाइड करेगा वो एक नेचुरल स्वीटनेस भी प्रोवाइड करेगा बच्चे को। वो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम और आयरन के बारे में बच्चों के लिए। ब्रेस्ट जो मिल्क होता है वो काऊ मिल्क से थोड़ा सा कम होता है लेकिन प्रॉफिटेबल होता है उस बच्चे के लिए। तो दिस इज द एडवांटेज फॉर अ बेबी व्हेन बेबी इज सकिंग और बेबी इज टेकिंग अ ब्रेस्ट मिल्क। आगे देखते हैं, लिखा है कंपेयर टू द अदर एनिमल मिल्क दैट ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। तो अगर आप दूसरे दूध के बारे में देखें तो बच्चा जो मां से दूध पीता है उस दूध के अंदर या जो अदर एनिमल होते हैं हम उनमें डिफरेंस देखेंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो एक एडिक्वेट मात्रा में विटामिन सी भी प्रोवाइड कराता है। आयरन भी इसके अंदर प्रेजेंस होता है। तो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होने वाला है। इकोनॉमिकल, यानी कि अगर इकोनॉमिक तरीके से देखें तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो इकोनॉमिकल तरीके से एक फूड है बच्चे के लिए, यानी कि इसके लिए से पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और वो उसी तरह का सारा प्रोटीन उस माँ के दूध में बच्चे को मिल जाएगा। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेस्ट टू द चाइल्ड माउथ reducing the chance of contamination infection which are breast milk is very hygienic method of the feeding as the milk goes straight from the mother parent in case of
आर्टिफिशियली फीड इन्फेंट। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि जो बच्चे के जो मुंह में ब्रेस्ट होती है वो धीरे 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 क्या है, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ द कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन विच आर ब्रेस्ट मिल्क इज वेरी हाइजेनिक मेथड ऑफ द फीडिंग। हम ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर अगर ब्रेस्ट फीड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या है, ये हाइजीनिक होने वाला है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा उस दूध को पीता है, वो उसकी सहायता करता है, तो इसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। कि जैसे आप बाहर से अगर आप दूध पियोगे, बच्चे को दूध पिलाने वाले हो, तो जैसे चाहे गाय का ही दूध क्यों ना हो, तो बच्चे में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि अगर हम लोग माँ का दूध पीते हैं तो डायरेक्टली हमारे अंदर ही जाता है। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है इसके अंदर। सोर्स ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी होता है, एक नेचुरल इम्यूनिटी का सोर्स है। बच्चे के अंदर 2 से 3 दिन तक जो दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और ये बच्चे के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है जो कि बीमारियों से उसको प्रोटेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल एक बॉन्ड लाता है, हैप्पीनेस लाता है, इमोशनल अटैचमेंट हेल्दी बनाता है माँ और उसके जन्मे बच्चों के बीच में। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में भी जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है एक मदर तो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इस फॉर्म होता है, प्रोलैक्टिन हाई लेवल पर बनता है जो कि प्रिवेंट करता है ओवुलेशन इन द लैक्टेशन मदर, यानी कि लीड्स टू लैक्टेशनल एमनोरिया। तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है कि अगर बच्चा दूध पी रहा है दैट इज प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ अनदर प्रेगनेंसी। अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है मदर तो उनको दोबारा बेबी कंसीव करने से भी वो उसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अभी एक बच्चा दूध पीता है। बात करते हैं ओनली फीडिंग के बारे में, बात करते हैं एक्सक्लूसिव फीडिंग। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है? ओनली ब्रेस्ट मिल्क इज गिवन, नो अदर ड्रिंक्स, नथिंग इज गिवन टू पेशेंट और बेबी। हम बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देंगे और कुछ नहीं देने वाले हैं, और हमें पता है कि ये 6 माह तक हम बच्चे को देते हैं और कंटिन्यू 2 साल तक हम बच्चे को माँ का दूध दे सकते हैं। इसकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? आखिर ब्रेस्ट मिल्क की रिकमेंडेशंस क्या है? हमेशा जितना जल्दी हो उस बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, और अगर आप टाइमिंग की बात करें तो आधा घंटे में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। सिजेरियन में अगर आप बात करते हैं तो 4 घंटे के अंतर्गत आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। बेबी बिफोर इरिटेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को इरिटेशन से पहले कुछ नहीं देना है। द बेबी शुड बी गिवन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट इवन वाटर। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही देना होता है, कोई अलग से चीज आप नहीं देना चाहिए। जब भी बच्चा हंग्री होगा, भूखा होगा, आपको माँ का दूध देना है। 6 महीने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड दे सकते हैं, मिसमसा खाना दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक आपको बच्चे को देना होता है माँ का दूध। कुछ कंटामिनेशंस या कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि रीजंस हैं रिलेटेड टू द मदर। पहला रीजन है जैसे कि इलनेस, ब्रेस्ट एब्सिस, क्रैकल निपल्स, ऐसी बीमारियां जिससे बच्चे को दिक्कत हो सकता है। ऐसे केस में आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करना है। रीजन फॉर रिगार्डिंग इन्फेंट, अगर बच्चा प्रीमेच्योर है, मालफॉर्मेशन है जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, ऐसे केस में भी आपको बच्चे को बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। अब बात करते हैं वीनिंग कहते किसे हैं। देखिए वीनिंग जो शब्द है एक अलग से दिया गया खाना है जो बच्चे को दिया जाता है। वीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग द फूड अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क। माँ के दूध से हटके जो आप बच्चे को खाना दे रहे हो, हम उसको वीनिंग बोलते हैं। इसका कुछ सिद्धांत होता है, यानी कि आप इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, आप खाने को देते हो 1 टाइम, यानी कि इस बार दे रहे हो तो इस बार देंगे, फिर दूसरे टाइम देंगे। तो ये जरूरी है। इसकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे की तो बच्चे को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, कैल्शियम, आयरन की, तो वो इस खाने से उसे पूर्ति मिलने वाली है। फूड शुड बी गिवन इन ए स्मॉल अमाउंट, छोटा छोटा खाना आपको बच्चे को देना होता है, धीरे धीरे आप उसे बढ़ाते हो। नेवर बी फोर्स द फीड, बेबी को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि खाओ 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 खाओ।
बल्कि चाइल्ड फूड शुड नॉट बी फ्राइड एंड स्पाइसी, बिल्कुल भी फ्राइड नहीं होना, स्पाइसी नहीं होना, और एक बिल्कुल बच्चे की डाइट बना के रखनी है। आप इसके अंदर ध्यान दे सकते हैं कि ये बिल्कुल अट्रैक्ट करना चाहिए बच्चे को, यानी कि इस तरह का भोजन होना चाहिए कि हाँ बच्चा इसको खा ले। Child, how to make the child learn to eat all type of the food. Parents should not show personal prejudice and dislike towards any of the food. ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को ये नहीं खिलाना वो नहीं खिलाना, आप बच्चे को खाने दीजिए, हर प्रकार का खाना दीजिए, ताकि बच्चे को लाइक डिसलाइक के चक्कर में ना पड़े और बच्चा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू कुक सेपरेटली फॉर द चाइल्ड और देयर फैमिली आल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको परिवार के लिए भोजन अलग से बनाना है और बच्चे को भोजन अलग से बनाना है, आप एक साथ बना दीजिए। केयरफुली प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ द वीनिंग फूड इज एसेंशियल टू मेंटेन हाइजेनिक कंडीशंस। ऐसे नहीं कर सकते कि भाई बच्चे खाना बना दे आपने उसे कहीं पे रख दिया, आप उसको हाइजेनिक तरीके से भी रखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ फीडिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जब बच्चा फीड करता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रिगर्जिटेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। जैसे ही कंडामिनेशन होता है, जैसे इन्फेक्शन होता है, तुरंत बच्चे को क्या हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक को हम समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। रिगर्जिटेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ द फूड regurgitated by the many babies is no cause for the concern. Vomiting is more serious, should receive the prompt attention for the pediatricians. हम जब बच्चों को खाना देते हैं तो बहुत बार होता ही है कि बच्चा उसको मुंह से निकालना फेंकना शुरू कर देता है, यानी कि बच्चा जैसे खाएगा वो डायरेक्टली क्या हो सकता है, डिगर्जिटेट कर सकता है। तो ऐसे केस में आपको पीडियाट्रिशियंस की सहायता ले लेनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम है, अगर बच्चा भोजन खा रहा है तो ऐसे केस में बावल मूवमेंट जो होती है वो चेंज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को खाना देना है, यानी कि अगर ऐसा है तो आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं, या आप इसे एक्सक्लूसिव इनटेक ऑफ द फैट एंड द प्रोटीन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर एक भोजन से बच्चे को दिक्कत हो रहा है, फीडिंग से दिक्कत हो रहा है, तो आप उसके लिए सब्सटीट्यूट भी रेडी कर सकते हैं। इंक्रीज द फ्लूइड एंड मोर शुगर इन द मिल्क विद द हेल्प ऑफ टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए शुगर में चीनी मिला के भी दे सकते हैं। डायरिया है, इट में कोज बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो डायरिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से हो सकता है। इसके अंदर एलर्जिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और बहुत ज्यादा तो फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। बोटल माउथ सिंड्रोम बहुत बार होता क्या है, एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर हु आर ऑन द बोटल फीडिंग हु यूज द स्वीट मिल्क और शुगर एट द नाइट आल्सो। तो बहुत बार बच्चा रात को सोते सोते भी उसे बोतल की जरूरत पड़ती है, इस तरह की भी घटनाएं हो जाती है, इस तरह का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड देयर इज ओबेसिटी, सम केस में मदर फोर्स करती है बेबी को फिनिश करो भोजन को आप फिनिश करो, और ऐसे ध्यान में रखते हुए बच्चा जब भी कभी रोता है तो तुरंत से चुप कराने के लिए दूध दे देती है। ऐसे केस में बच्चा ओबेज होने लगता है। एनीमिया, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया देखने को मिलता है, और बच्चों के अंदर एनीमिया हो सकता है अगर मदर को समय पर आयरन नहीं मिला, तो बच्चे के अंदर भी ये चीज देखने को मिल सकती है। ग्रोथ फेलियर देखने को मिल सकता है अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, पुअर फिजिकल इमोशनल एनवायरनमेंट। ऐसे केस में हम क्या समझेंगे कि बच्चे की ग्रोथ जो हो सकती है वो बढ़ते बढ़ते रुक सकती है, फेलियर डेवलप हो सकता है। अब एक चाइल्ड के अंदर कुछ समय होता है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप समझ सकते हो किस समय पर ग्रोथ एंड डेवलप होता है। तो अगर हम लोग डाइट की बात करें कि जो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाते बच्चे को आप क्या डाइट प्रेफर करेंगे, तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं बाय स्कूल गोइंग एज, most children establish a particular pattern of the food intake relieves to their peers, and differences in the take between the males and females increase and may be marked by the 12 years of the age। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझना है, हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। स्कूल के एज में मोस्ट चिल्ड्रन जो होते हैं, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, वो एक प्रकार का पैटर्न होता है खाने का जो वो क्या करते हैं, बना लेते हैं। डिफरेंट इन इंटेक्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो ऐसा हो सकता है कि मेल बॉयज अलग तरह का खाने पे फोकस करेंगे और फीमेल अलग प्रकार के खाने पे फोकस कर सकते हैं।
धीरे धीरे ये चीज एक्सपोज होती है, फूड के पैटर्न से आप समझने लगते हैं और उसी तरीके से फिर उनके घरों में भी वो चीजें बनने लगती है। बच्चे धीरे धीरे, एक लड़का अलग भोजन चाहता है, लड़की अलग भोजन चाहती है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखने को मिलने वाला है। तो लड़का अलग तरह का भोजन की डिमांड कर सकता है और लड़की अलग तरह के भोजन की डिमांड कर सकती है। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन फूड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द फूड अवेलेबल। आप एडुकेसी जो है फूड डिपेंडेंस की, आप भोजन की अवेलेबिलिटी पे नहीं कर सकते। फूड एनवायरमेंट एंड मेडल्स सेट फॉर देम बाय सिबलिंग्स, पीयर्स एंड देयर पेरेंट्स आल्सो। एडवर्टाइजिंग द टेलीविजन हैव a strong influence on the type of the food chosen by their children। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट देखी टीवी के अंदर और बच्चा उसमें प्रभावित हुआ और फिर बच्चे ने कहा कि नहीं, हमें तो ये भोजन बना दीजिए। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी इसमें जरूरी है। एक आता है जो है वो स्कूल लंच है। अब स्कूल लंच में अगर आप समझे तो भोजन जो बनाया जाता है वो हेल्दी और न्यूट्रिशन से संबंधित है, जो उनके स्कूल के अंदर बनता है। स्कूल में मिलने वाला भोजन स्कूल लंच के नाम से होता है, जिसमें मिड डे मील प्रोग्राम शामिल होता है। क्या भोजन मिलना चाहिए, क्या भोजन नहीं मिलना चाहिए, ये पूरा का पूरा मिड डे मील प्रोग्राम होता है, जिसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ मिलके हेल्प करते हैं, कंट्रीज को हेल्प करते हैं, जिसमें बच्चों को बढ़िया मात्रा में सप्लीमेंट फूड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में बहुत सारा अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनको खाना भी अलग से मिलने लगता है। तो अगर हम लोग इसे और बेहतर समझेंगे तो यहाँ पर एक और टॉपिक आया, वो है डाइट प्लानिंग फॉर द एडोलेसेंस। व्यक्ति की एज जैसे ही 10 साल से 19 के बीच में एडोलेसेंस में वो आता है, तो आखिर उसको आप भोजन कौन सा प्लान करोगे। बच्चे की हाइट और वेट बढ़ता है, तो जो वेट और हाइट बढ़ाने के लिए विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीजें हम लोग को चाहिए। तो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, एक बच्चा एडल्ट की ओर बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं प्यूबर्टी। और जब बात प्यूबर्टी की आती है तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्लो ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड बिगन्स टू एक्सेलरेट। जो उम्र धीरे धीरे बढ़नी चाहिए वो अब तेजी से बढ़ेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों के खाने को भी चेंज करना पड़ता है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन, चेंजेस इन द बॉडी कंपोजिशन। अब कोई व्यक्ति तो थिन है, कोई व्यक्ति फैटी है, दोनों में बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेगा। मेल अलग है, फीमेल अलग है। बॉयज टेंड टू गेन अ वेट एज अ फास्टर, देयर स्केलेटन ग्रोथ कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन द गर्ल। तो मेल के अंदर वेट को गेन करना, उसको बढ़ाना, वो ज्यादा तेज होता है मुकाबले लड़कियों के। सेक्सुअल मैच्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसी लाइफ का एक ऐसा स्टेज है जिसमें लड़के और लड़कियां सेक्सुअल मैच्योरिटी को डेवलप करते हैं। तो अगर हम इसमें खाना जितना अच्छा रखने वाले हैं उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि मेनार्क अकर्स ओनली आफ्टर देयर रैपिड पीरियड्स ऑफ द ग्रोथ। जो चेंजेस आएंगे जिसमें एक गर्ल्स को आयरन की कमी हो सकता है नॉर्मल मेंसेस आने के लिए, तो उसका एक एज निर्धारित है। अगर आपको ऐसा लगता है, हम ये समझते हैं कि अगर एक फीमेल की एक एज है, चलो मान के चलते हैं 13 ईयर्स, और इसमें अगर हम लोग मेंसेस की बात करें तो ब्लड लीक होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एडोलेसेंस एज में डाइट को प्लान करेंगे। हाई रिच डाइट, कौन सी? हाई आयरन रिच डाइट या आयरन रिच डाइट को हम प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में जो छोटे बच्चे हैं उनके हम लोग डाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बच्चे डाइट्स कैसे लेंगे, डाइट क्यों जरूरी है, डाइट लेने से प्रॉफिट क्या है, फीडिंग क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, वीनिंग क्या होता है ना, वो सब चीज हम इसके अंतर्गत समझेंगे। ठीक है ना, वो सब चीजें हम लोगों ने इसमें समझा है। जैसे कि वीनिंग है, वीनिंग होता क्या है, जो भी ब्रेस्ट फीड होता है उसके बाद 6 महीने के बाद जो आप बच्चे को खिलाएंगे वो वीनिंग होता है। तो